स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कहते हैं इंसानों ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। कुछ हद तक तो ये बात सही है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है कि प्रगति की राह पर बढ़े हर एक कदम ने हमें बीमार बनाया है। हमारे आविष्कारों ने हमारी जिंदगियों को सरल ज़रूर बनाया है, लेकिन हमें बीमार करने के नए नए तरीके भी हमारे सामने ला के रख दिए हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। प्लास्टिक के आविष्कार के बाद हमें लगा कि हमने अपनी हर परेशानी का हल ढूंढ लिया है, पर आज हालत देखिए। इंसानों ने अपनी जिंदगियों को प्लास्टिक के अंदर बांध के रख लिया है और प्लास्टिक के जहर ने हमारे शरीरों के अंदर घर बना लिया है। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, और ये सब देखने के बाद इंसानों की दूरदर्शिता पर मुझे विश्वास नहीं होता। आजकल एक विषय चर्चा में है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। भारत सरकार की इस योजना के तहत भारत की मुख्य नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाल में ही इस योजना को हरी झंडी दिखाई गई थी। मैंने जल संसाधन मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर देखा, वहां मुझे ये मिला। इस योजना के अनुमानित फायदों में रेजिंग द अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल फ्रॉम 140 मिलियन हेक्टेयर्स टू 175 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी सिंचाई की क्षमता 14 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.5 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाना। जनरेशन ऑफ 34,000 मेगावाट ऑफ पावर, यानी 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, और कई अन्य फायदे जिनमें सैलिनिटी एंड पोल्यूशन कंट्रोल भी शामिल हैं, यानी पानी के खारेपन और प्रदूषण का नियंत्रण। अगर मैं आपसे कहूं कि यमुना और गंगा जैसी दो बेहद प्रदूषित नदियों को साथ में जोड़ देने से उनके पानी के खारेपन और प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी सरकारी दावों पर उतना विश्वास नहीं हो रहा। सरकारी दावों पर मेरा विश्वास न होने का सबसे बड़ा कारण इतिहास है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स दुनिया की ऐसी पहली योजना नहीं है। इस तरह की योजनाएं कई देशों में कई सरकारों ने कई बार बनाई और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। ऐसी ही एक कहानी है एरल सी की। एरल सी एक समुद्र नहीं बल्कि एक झील है। इसकी विशालता के कारण इसे समुद्र की संज्ञा दी गई है। पूर्व सोवियत संघ या आज के कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये स्थित है। 1960 से पहले इसका क्षेत्रफल लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। दुनिया के 4 सबसे बड़े झीलों में से एक हुआ करती थी ये झील। इस झील की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमारे राज्य पंजाब से भी लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर ज्यादा हुआ करता था। सरकारी हस्तक्षेप के कारण सन 2000 होते होते इसका क्षेत्रफल गिरकर 27,000 वर्ग किलोमीटर रह गया। दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी झील बनकर रह गई। 2016 में इसका क्षेत्रफल सिर्फ 3,300 वर्ग किलोमीटर था। अनुमान तो ये है कि 2020 होते होते ये झील सिर्फ किताबों में रह जाएगी। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि सरकारी योजनाओं के कुप्रभावों को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाकर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े पानी के स्रोत को, जिस पर लाखों लोगों की आजीविका टिकी हुई थी, उसे हम अपने सामने मरता हुआ देख रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्थिति यहां तक पहुंची कैसे। इस झील के 2 मुख्य स्रोत हैं, उत्तर से सिर दरिया और दक्षिण से अमू दरिया। 1960 के करीब सोवियत संघ ने सिर दरिया और अमू दरिया का रुख फसलों की सिंचाई के लिए मोड़ दिया। कपास को मुख्य निर्यात बनाने और उससे होने वाले लाभ के लालच ने इस बड़े निर्णय को बड़ा आसान बना दिया। इस सरकारी हस्तक्षेप के कारण 1960 से पहले जो दुनिया के 4 सबसे बड़े झीलों में से एक हुआ करती थी, वो आज लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। आज हवा दिन में लगभग 2 लाख टन नमक और बालू इस झील की सूखी सतह से उड़ाकर 300 किलोमीटर दूर तक के इलाकों में पहुंचा रही है। नमक और बालू से हो रहे इस प्रदूषण के कारण कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है और जानवरों को चारा भी नहीं मिल पा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए इस झील को बर्बाद किया गया था, वो उद्देश्य यानी कृषि भी आज खतरे में है। मछली उद्योग, जो इस झील का सबसे बड़ा उद्योग था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बेरोजगारी और भुखमरी के कारण लोग इन इलाकों से पलायन कर रहे हैं। सन 2000 से 2016 के बीच में नासा के उपग्रहों द्वारा लिए गए चित्रों को जोड़कर मैंने आपके लिए ये जिफ तैयार किया है। इसे देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पिछले 16 सालों में इस झील की हालत बद से बदतर हुई है।
कुछ दशकों पहले दुनिया के सबसे बड़े झीलों में से एक ये झील आज लगभग पूरी तरह सूख चुकी है, और कारण सरकारी योजनाएं। इन्हीं सब कारणों से मुझे इंसानों की दूरदर्शिता पर विश्वास नहीं रह गया है। मुझे उम्मीद है कि जो तथ्य मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उनसे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस विषय पर आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपने सुझाव और टिप्पणियां भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।